ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज का भाई जिसको बोलते हैं मिडल ब्रिज। इसमें कहानी कुल मिला के ये है कि एक रेजिस्टेंस यहां होता है और दूसरा रेजिस्टेंस यहां होता है, और इसको बैलेंस करने के लिए मान लिया कि यहां से यहां तक की लंबाई L है। अब चूंकि नाम मीटर ब्रिज है तो पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर की होती है, तो जो बचा हुआ लेंथ है वो 100 माइनस L लिया जाता है। L और 100 माइनस L ये हमारा लेंथ लेने का इसका स्टाइल है, इस तरीके से लिया जाता है। अब मेरे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो एक तरफ R और दूसरी तरफ S का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। बेसिकली ये मान लो R नाम का रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास S है। अब तुम जानते हो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग L आएगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आएगा। ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये हमारा नल पॉइंट होता है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो होगा वो जीरो होगा, और यहीं से इसकी स्टडी शुरू होती है। तो जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो R के कोरस्पॉन्डिंग लेंथ L आता है और S के कोरस्पॉन्डिंग लेंथ आता है 100 माइनस। इतने ही पे हमारा न्यूमेरिकल बनके जो है तैयार हो जाएगा, इतने ही पे हमारा न्यूमेरिकल बनके तैयार हो जाएगा और सारा खेल यहीं पे हो जाएगा। ये हमारा मीटर ब्रिज का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर उसमें कुछ नहीं होता, हमारा ब्रिज बैलेंस है, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा चलता है। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग लिखा, R के ठीक सामने L लिखा और S के ठीक सामने 100 माइनस L लिखा। 100 क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ये पूरी इसकी कहानी है। कुल मिलाकर इसमें न्यूमेरिकल करना होता है, और न्यूमेरिकल करने के लिए आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो पहले तो आप इसका सवाल लिखें, पहले तो लिख सकते हो चाहो तो कि बैलेंस व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे काम करता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। आइए इसको समझते हैं कैसे हुआ है। डायग्राम बना रहे हो, कैसे भी खींच दो ना, मेरे जैसे खूबसूरत डायग्राम थोड़ी ना बना पाओ। डायग्राम पे नंबर कोई नहीं दे रहा, आप तो कैसे भी लपेट दीजिए, आप समझ जाएंगे। आप स्केल माउंट बनाओ, ऊपर तक बना लो, काम हो जाएगा। स्केल मत बनाओ, कोई बात नहीं, बस मन में तुमको समझ आना चाहिए स्केल होगा। आइए एक सवाल कराता हूं, न्यूमेरिकल के लिए कम से कम नीचे तक का डायग्राम आपके पास आना चाहिए, ठीक है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, मन से करोगे तो हो जाएगा, इसमें जान नहीं है, यही नीचे की बात है। डायग्राम बना लिया, अब मिटाता हूं, मिटाओ, ये हटा देता हूं, ऊपर वाला रखता हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन में इसकी जरूरत है, इसीलिए ऊपर वाला रखूंगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट किया गया और रेजिस्टेंस X को लेफ्ट गैप में जोड़ा गया। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट किया गया और रेजिस्टेंस X को लेफ्ट गैप, मतलब आपको दिख रहा होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड, उसमें X रेजिस्टेंस को जोड़ा गया, और जो हमारे पास 10 ओम का है रेजिस्टेंस उसको राइट गैप में जोड़ा, यानी कि जो तुमको S लिखा हुआ दिख रहा है एक्चुअली में वो 10 ओम। ये शुरुआत की कंडीशन थी, ठीक। अब आगे सुनिएगा क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि बैलेंसिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 50 सेंटीमीटर, यानी कि जो बैलेंसिंग पॉइंट है, मतलब यहां से मेजर करते हैं, दिस इज 0,0, तो बैलेंसिंग पॉइंट आया 50 सेंटीमीटर पर शुरुआत में, यानी कि बचा हुआ भी 50 सेंटीमीटर रहा होगा। ये इसने बात कही। तो जरा इसके कोरस्पॉन्डिंग तुम इक्वेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, x अपॉन 50 इक्वल्स टू 10 अपॉन 50, 10 अपॉन 50, मतलब ये 1 अपॉन 5 लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, कौन है 2 तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10, सही है। अब आप एक बात समझिए, ये x क्या था, ये x एक अननोन रेजिस्टेंस था जिसको हमने यहां से फाइंड कर लिया।
था। अब सवाल की शुरुआत यहां से होगी आगे की तरफ। अब सुनना, एक वर्ड यूज किया जाएगा, नाम होगा उसका शंटेड। शंटेड करने का मतलब होता है कोई भी ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करना। लिखो, कहीं पे लिख लो बॉक्स बना के, ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करना मीन्स शंट करना। ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करना मीन्स शंट करना। शंट करना, शंट करना। इसको दूसरी भाषा में ऑल्टरनेट पाथ को तुम बोल सकते हो पैरेलल कनेक्शन। मतलब तुमने उसके पैरेलल एक और रास्ता प्रोवाइड कर दिया, उसको तुम बोलते हैं शंट। पैरेलल में ऐड करना मतलब शंट करना, ये भी लिख सकते हो। पैरेलल में ऐड करना मतलब शंट करना। अब देखो एक सेंटेंस बोलता हूं, बढ़िया ध्यान सुनो। अब आगे के सवाल ध्यान से सुनिए। कह रहा है नाउ आर ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल टू एक्स। जो हमारा एक्स है उसके पैरेलल में हमने आर ओम रेजिस्टेंस जोड़ा। ये रहा एक्स, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ा है जिसकी वैल्यू है आर। ये हो गया शंटेड बाय आर, ऐसा भी बोल सकते हो, शंटेड बाय आर। अब सुनिएगा वैल्यू क्या कह रहा है। अब क्या बैलेंसिंग पॉइंट वही रहेगा क्या? नहीं, चेंज होगा। अब कह रहा है न्यू बैलेंसिंग पॉइंट बिकम्स 40 सेंटीमीटर। अब जो नया बैलेंसिंग पॉइंट है, अब नया बैलेंसिंग पॉइंट है वो आ गया है 40। हम x निकाल चुके हैं, x हमारे पास 10 आया। अब नया बैलेंसिंग पॉइंट जो आया है वो आ गया है 40, यानी कि अब ये बचा हुआ लेंथ इधर जो होगा वो होगा 60। इसका ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस R। R की इसने वैल्यू पूछिए, R की इसने वैल्यू पूछिए, बताइए। तो अब जो न्यू पैटर्न बन के आएगा इसका, वो आएगा x हमारे पास 10 निकल चुका है, तो ये आएगा 10R 10 प्लस R अपॉन 40 इक्वल्स टू 10 अपॉन 60, यानी कि ये 1/6 है। ये लिखा हुआ है 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, किसका? इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये बनेगा 60R अपॉन 10 प्लस R इक्वल्स टू क्या आएगा मेरा 40। ठीक है, अब यहां से सोचो 60R इक्वल्स टू 400 प्लस 40R। 400 कैसे हुआ? 1/6 है ना ये 40। हाँ सही चलो, सही चलो, सही चलो, जो ज्यादा वैल्यू आ रही। आर आ गया कितना हमारा 20। हाँ सही है, सही। मुझे लगता बड़ा कैसे आर आ रहा है 20, घटाइए आर की वैल्यू आ रही है 20, तो ये 20 ओम है क्या? सवाल को एक बार में समराइज करो। देखो हुआ क्या था, हुआ क्या था, एक बार फ्लैशबैक वापस देखिए। मेरे पास कहा था, सवाल पूरा एक साथ बोलता हूं समझना। मेरे पास कहा था कि एक मैंने मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट करा जिसमें लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस x जोड़ा है और राइट गैप में रेजिस्टेंस रखा है 10 ओम का। तो उस कंडीशन में बैलेंसिंग पॉइंट आया है 50 सेंटीमीटर का। तो धराधर डायग्राम कैसे बनाऊंगा? एक ऐसे बना दूंगा, दूसरा ऐसे बना दूंगा, एक ऐसे रखूंगा, एक ऐसे रहेगा लेफ्ट गैप, एक ऐसे रख दूंगा, यहां से इसका राइट गैप। अब उस कंडीशन में यहां से किलोमीटर इतना, तो ये वैल्यू कितनी थी x और ये वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10। ओके, और बैलेंसिंग पॉइंट आ गया था मेरे पास 50 पे और ये भी आ गया था मेरे पास 50 पे। फटाफट इक्वेशन याद होगा, इसके आमने सामने के लिखा जाता है, तो x बटा 50 बराबर हो जाएगा 10 अपॉन 50। समझ रहे हो क्या? तो इसके हेल्प से हमारे पास डाटा आ गया x इक्वल्स टू कितना 10। जैसे x इक्वल्स टू 10 आ गया, अब आगे की बात पे ध्यान देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये जुड़ा हुआ है 10। अब कहा कि ये 10 ओम वाले को शंट कर दिया किसी R ओम रेजिस्टेंस से। अब बैलेंसिंग पॉइंट 40-60 आ गया। अब वैल्यू रख दी इसकी R की और ये वैल्यू रख दी। देखो ये पैरेलल में है दोनों, पैरेलल कर देते हैं 10R 10 प्लस R, ये पैरेलल का रेजिस्टेंस अपॉन कितना रखूंगा यहाँ 40। उसके बाद से इक्वल करूंगा, इधर का तो 10 है और यहाँ कितना रखा जाएगा 60। जब इसको सॉल्व किया R आ गया 20। तो ये कम से कम इतना डायग्राम बनाने से बात हो जाए, तो सुंदरता के पीछे जाने से कोई मतलब है। समझ लो, ये ऐसे बनता है। इसको मीटर में सवाल बहुत आसान आता है और इसलिए इसमें विशेष कोई लोड वाली बात है। हो जाएगा ठीक।
अब देखिए, अब ये समय होता था जब इसके बाद पोटेंशियोमीटर की तरफ जाते थे, लेकिन चलिए बड़ा सा जंप मारते हैं और हेडी क्या आते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लिख सकते हो, IVCU पोटेंशियोमीटर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कुछ पुरानी बातें अगर तुमको याद हो तो तुमको पता होगा कि मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर तभी होता है सर्किट में जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। ये बात आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, पावर का फॉर्मूला अभी ताजा ताजा तुम करके आए हो, P का फॉर्मूला I²R। और जैसे ही छोटा r बराबर बड़ा R होता था तो सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट ट्रांसफर करता है, मैक्सिमम करंट। ये थोड़ा थोड़ा आपको याद है, ये थोड़ा थोड़ा आपको याद है। आप इसी बात को आगे बढ़ाओगे, इसी बात को आगे बढ़ाओगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो मेरे साथ साथ एक हेडिंग दो, कंसीडर अ सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस R। कंसीडर अ सेल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस R। एक सेल लीजिए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ये सेल लिया हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पे एक रियोस्टेट जोड़ रहे हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे R है और इस तरीके से क्रॉसिंग का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस वेरिएबल है, और ये EMF इसका E है और ये मेरा R। सब ठीक है, सब ठीक। अब सबसे पहले तो तुम एक काम करो, मुझे बता दो कि यहाँ करंट कितना होगा। तुम बोलोगे E अपॉन नेट रेजिस्टेंस R प्लस R लिख लो। फिर मैं तुमसे कहूंगा यार पावर बताओ, तुम कहोगे I²R कर लो। तो पावर के लिए तुम कहोगे I, तो I नहीं E अपॉन R प्लस R है, इसका कहोगे स्क्वायर कर लो, और इनटू क्या कहोगे R कर लो। ये मेरे से यहां से पावर का फॉर्मूला आएगा इसके अकॉर्डिंग। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अभी तक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए। अब सही बात तो ये है कि अगर इसका कोई तरीका पूछा जाता तो हम इसको क्या करते, डिफरेंशिएट करते। सही पूछा जाए तो तरीका पूछा जाता तो हम मैक्सिमम पावर निकालने के लिए पावर का एक्सप्रेशन मुझे पता है, हम इसको डिफरेंशिएट करते। तो डिफरेंशिएशन हमेशा अननोन के रिस्पेक्ट में किया जाता है, या फिर जो वैल्यू चेंज हो रही होती है यही चेंज हो रही है। तो तुम क्या करते, तुम करते यहां से dp/dr बराबर करते 0, r बड़ा होता, dp/dr करते इक्वल टू 0 करते, तब तुमको आता मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा याद है आपको, देखिए किस तरीके से कोई अगर ग्राफ है ऐसा, तो ये जो कंडीशन है उसके लिए मिनिमा है और ये कंडीशन क्या है, मैक्सिमम। लेकिन इन दोनों कंडीशन पे स्लोप 0 है, सोच के देखिए। तो मैक्सिमा हो या मिनिमा, दोनों कंडीशन पे स्लोप 0 होता है, पहला डेरिवेटिव 0 होता है। मुझे यहाँ पे चाहिए था मैक्सिमम पावर, मतलब मैक्सिमा की बात हो रही है, तो एक बार जैसे डिफरेंशिएट करके मुझे रखना पड़ेगा, तो dp/dr को 0 करना पड़ेगा। जैसे मैं dp/dr को 0 करूंगा, उसमें आवश्यकता अपने को है नहीं, तो वहां से रिलेशन आ जाएगा कैपिटल R बराबर छोटा, कैपिटल R बराबर छोटा, यानी कि ये मैक्सिमा और ये मेरा मिनिमा। मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, पहला डेरिवेटिव तो 0 होता है, इसकी पूरी गारंटी। हाँ, सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव हो गया तो मैक्सिमा है, और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो मिनिमा है। क्या है, ये तो मैथ्स वाली बात है हमने यहाँ पे। अभी अपने को पावर की बात यहां से जब करी जाएगी तो पूछा जाएगा मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर में तुम क्या कर सकते हो, छोटा r को बड़े R के बराबर कर सकते हो। तो जरा सोचो, साथ साथ लिखते भी रहिएगा। मेरे से कोई कहे P मैक्स, तो मैंने कहा कि चलो भैया छोटा r और बड़े R को बराबर कर देते हैं। तो यहां से वैल्यू आ रही है E², ऊपर में R है, नीचे R है प्लस R है और इसका स्क्वायर है। तो ऊपर में लिखा हुआ है E²R, नीचे लिखा हुआ है 2R का स्क्वायर, यानी कि 4R²। इस R से इसको काट दूंगा तो E²/4R लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है E²/4R, E²/4R। इस पे सवाल पूछते हैं, इस पे बात पूछी जाती है। क्या कुछ कष्ट है,
नहीं है टच, करके तो देखो। E²/4 थोड़ा Pmax E²/4 कोई चाहे यहां तो हमने छोटे आर को हटाया है, तुम चाहो तो बड़े आर को भी हटा देना, तब भी वही आना है, लेकिन वहां छोटा आर आ जाएगा। तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। तो एक बार ग्राफ पूछा गया था Pmax वर्सेस रेजिस्टेंस का, तो कोई बता सकता है Pmax वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ क्या होगा? यही हो जाएगा, बताता हूं आपको। देख लो, ग्राफ बिटवीन Pmax एंड रेजिस्टेंस, ग्राफ Pmax और नीचे रेजिस्टेंस की बात है। ये ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, ये दिखाता है Pmax और रेजिस्टेंस का ग्राफ यही दिखाता है Pmax। और उस समय रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? छोटा आर और बड़ा आर बराबर होगा। तो ये अगर Pmax हो गया तो इसके कोरस्पोंडिंग जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो R बराबर R होगा। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिखा है और ऊपर वाले सेक्शन में पावर की बात। तो पावर वर्सेस रेजिस्टेंस का ग्राफ आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ग्राफ डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए हमने क्या किया, एक हमने सेल लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर है, उसको हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस बड़े आर से कनेक्ट कर दिया और सबसे पहले करंट निकाला और करंट को हमने पावर में कन्वर्ट किया, तो I²R निकाला, वहां से पावर की वैल्यू आई। फिर उसको मैथमेटिकली क्या किया गया होगा, डेरिवेटिव निकाला गया होगा, dT/d कैपिटल आर को 0 किया गया होगा, तो वहां से एक रिजल्ट आया छोटा आर बराबर बड़ा आर। जैसे ही छोटा आर बराबर बड़ा आर आ गया, इस एक्सप्रेशन में हमने पुट कर दिया तो वैल्यू आ गई E²/4R। आप इसको याद रख सकते हैं और रखना भी चाहिए, आपको यहाँ पे याद रखना भी चाहिए। स्क्वायर कौन खा गया? E²/R, थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है। ये तो इसकी कहानी थी जो आपको समझ में आना चाहिए। अब जो अगला इसका सेक्शन है जिसमें आपको सवाल पूछा गया है गैल्वेनोमीटर का और एमीटर से रिलेटेड। गैल्वेनोमीटर और एमीटर, इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। चलिए बात करते हैं।